जीप रेस्टोरेशन। स्वतंत्रता से पहले हमारे देश के एक गांव में रॉबर्ट नाम का एक अधिकारी रहता था। उसकी पत्नी थी लिंडा, उनका बेटा था फिलिप्स। के पास सावरकर नाम का एक युवक ड्राइवर का काम करता था। सावरकर हर रोज रॉबर्ट को जीप में बिठाकर काम पर ले जाता था। एक दिन फिलिप्स का जन्मदिन मना रहे थे। सावरकर भी अपने बेटे को लेकर उस फंक्शन में गया। जब फिलिप्स केक काट रहा था तो सब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू फिलिप्स कहकर गा रहे थे। बाद में रॉबर्ट्स ने फिलिप्स को एक मिनी जीप गिफ्ट में दिया। माय डियर सन, इस जीप को मैं लंदन से मंगवाया। इसका बैटरी का पावर बहुत ज्यादा है, इसे ध्यान से चलाना। सावरकर, बेटे पे नजर रखना। यूं फिलिप्स हर रोज उस जीप को चलाता था तो सावरकर और उसका बेटा उस पर निगरानी रखते थे। एक दिन सावरकर के देखते देखते फिलिप्स जीप के साथ एक कुएं में जा गिरा। सावरकर ने तुरंत कुएं में छलांग लगाई। फिलिप्स को सुरक्षित बाहर निकाला। Thank you so much, Savarkar. You saved my son's life. We will never forget you. सावरकर, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू वेरी मच। अभी खबर मिला है कि तुम्हारा देश आजाद होने वाला है। हम अगले महीने लंदन चले जाएंगे। ये लो, ये पैसे रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगा। कहकर एक सूटकेस दिया। यूं एक हफ्ते बाद वे सब लंदन चले गए। सत्तर साल बीत गए। सावरकर बूढ़ा हो चला था। बेटे और बहू का देहांत हो गया था, इसलिए वो अपने पोते पाचू का देखभाल करता था। पाचू हर रोज अपने दादाजी को बेटे और बहू की तस्वीर के सामने दुखी होता हुआ देखता था। हे भगवान, इस नन्हे से बच्चे के माँ बाप को तुमने छीन लिया। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी देखभाल कौन करेगा? ये तो अनाथ हो जाएगा भगवान। यूं सोचकर दुखी होता था। दादाजी, आप खामखा चिंता करते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा दादाजी। जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊं, तुम ऐसे ही रहोगे। चिंता ना करो। पाचू के स्कूल में कई धनवानों के बच्चे भी पढ़ते थे। वे सब हर रोज मिनी कार में आते थे। वो सब पाचू और बाकी गरीब बच्चों को रोज मारते और चिढ़ाते रहते थे। वो सब हमेशा मिनी कार में रेस लगाते रहते थे। एक दिन सावरकर ने अनाथालय में पाचू का जन्मदिन का आयोजन किया। पाचू केक काट रहा था कि सब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पाचू कहकर गाने लगे। मैडम, मेरे पोते का जन्मदिन यहाँ मनाने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर सबने मिलकर वहीं पर भोजन किया। सावरकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कारण बच्चों ने अच्छा भोजन किया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है। पता नहीं ये बिल्डिंग कब गिर जाए। इसकी मरम्मत के लिए कम से कम 10 लाख रुपए खर्च होंगे। हे भगवान, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कहकर सावरकर से अपना दुख बांट रही थी। तब सावरकर सोच में पड़ गया। वो पाचू के साथ घर लौट रहा था कि एक ऑटो ऐलान करता हुआ जा रहा था। सुनो भाई सुनो, द ग्रेट इंडियन रेस। मिनी कार हो या मिनी बाइक या मिनी जीप, कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। जो जीतेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये प्रतियोगिता केवल बच्चों के लिए ही है। सुनो भाई सुनो, द ग्रेट मिनी बाइक, मिनी कार, मिनी जीप रेस ओनली फॉर किड्स कह के ऐलान कर रहा था। ये सुनकर सावरकर को एक उपाय सूझा। बेटा पाचू, अगर तुमने इस रेस में भाग लिया और जीत गए तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। उन पैसों से अनाथालय की मदद कर पाएंगे। सच कहा दादाजी। पर दादाजी, ना मेरे पास बाइक है, ना कार, ना जीप, तो मैं कैसे भाग ले पाऊंगा? चिंता ना करो बेटा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। यूं वे दोनों कुएं के पास पहुंचे।
सावरकर कुएं में कूद गया। कुएं के अंदर ढूंढा तो उसे पुराना जीप मिला। उस जीप को बाहर निकाला, फिर मेहनत करके उस जीप को एकदम नया बना दिया। बेटे, मैं जिस ब्रिटिश ऑफिसर के पास काम करता था, ये उसके बेटे की जीप है। तब का जीप अब तक महफूज है, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। चलो अच्छा ही है, तुम्हारे लिए एक नया जीप तैयार हो गया है। इस जीप की मदद से यदि तुम प्रतियोगिता जीत गए तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम ये प्रतियोगिता जीतोगे? दादाजी, एक अच्छे काम करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। यदि जो काम हम करना चाहते हैं वो अच्छा हो तो भगवान की भी कृपा हम पर बनाई रहती है। चलो उन घमंडियों को सबक सिखाते हैं। बाद में प्रतियोगिता के लिए गाड़ियां सब तैयार थीं। पांचू को देखकर बाकी सब बच्चे हंसने लगे। बाद में रेफरी ने सीटी बजाई और प्रतियोगिता शुरू हुई। सब गाड़ियां रेस लगाने लगीं। आखिरकार पांचू ने रेस जीत लिया। जज ने उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया। सावरकर ने उन पैसों को ले जाकर वार्डन को दिया और मैडम, इन पैसों से बिल्डिंग की मरम्मत कराएं। अब से बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा याद रखिए, कोई भी मुसीबत हो तो मैं हूँ, मुझे क्षमा करें। इन सब अच्छे कामों के पीछे मेरा स्वार्थ भी है। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ, यदि मैं कल मर गया तो मेरे पोते का ख्याल आप जरूर रखेंगी। आप बुरा ना माने। सावरकर जी, मैं जानती हूँ कि आपका दिल कितना साफ है। आप पैसे दे या ना दे, हम हमेशा बच्चों की सेवा के लिए तत्पर हैं। मेरी हमेशा यही प्रार्थना है भगवान से कि आपको कुछ ना हो और आप यूं ही 100 साल तक लंबी उम्र तक जिए। तब सावरकर और वार्डन ने एक दूसरे को प्रणाम किया। पांचू उस मिनी जीप में सारे गांव का चक्कर लगाने लगा। गो कार्ट रेस। हमीदपुर नाम के गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। चिंटू के पिता के पास एक छोटा सा मैकेनिक शेड हुआ करता था। एक दिन चिंटू शेड में जो काम नहीं आने वाली चीजें हैं उनसे एक गो कार्टिंग कार बनाया। चिंटू के पिता शेड में काम के लिए आए, तब ये देखते हुए चिंटू कार चलाते हुए उसके पापा से, हे पिताजी, देखिए अतुल आलोक के पास जो कॉस्टली गो कार्टिंग कार है ना, वो ऐसा ही होता है। ये मैंने बनाया है। देखा पिताजी कितना फास्ट चलती है। कहते हुए ड्राइव करते हुए जा रहा था। ए चिंटू, पहले वो गाड़ी से उतरो और यहाँ आओ। तब चिंटू रुककर नीचे उतरा और अपने पिता के पास आया। जब पढ़ाई पर ध्यान दो बोला था तो तुम ये सब बेकार के चीजें कर रहे हो। सॉरी पिताजी, गलती हो गई। मैं फिर वैसे नहीं करूँगा। वो जो है शेड में कहीं रखकर स्कूल जाओ। ठीक है पिताजी, जा रहा हूँ, कहकर निकल गया। इतने में अतुल आलोक गोकार्टिंग कार को तेजी से चलाते हुए आए और रोड पर चल रहे एक बुजुर्ग आदमी को मार दिए। वो व्यक्ति नीचे गिर गया। अरे बाप रे, गिर गया, लग गई रे, गिर गया, हे भगवान, यूं चिल्लाने लगा। आलोक उस व्यक्ति के पास आकर यूं जोर से हंसते हुए, सॉरी अंकल, कोई चोट लगी है क्या? तुम रोज यही करते हो, तुम में अकल नहीं है क्या? नहीं है अंकल, बिल्कुल नहीं है। आलोक और अतुल गोकार्टिंग कार में बैठकर निकल रहे थे तो चिंटू उन्हें देखकर उनके पास आया। रे, इन्हें उन्हें मारने में क्या मजा है? दम है तो मेरे साथ मुकाबला करो। तुम्हारे पास तो गाड़ी ही नहीं है भाई, तुम मुकाबला कैसे करोगे? चलते हुए या तुम्हारे पिता का खटारा सामानों में से किसी गाड़ी को चलाते हुए? बहुत अच्छे आलोक। यूं हंसने लगा। मैं जैसे भी करूं तुम्हें क्या रे? मुकाबले के लिए मंजूर हो क्या बताओ? शमशान के सामने भूतिया वाले पीपल के पेड़ के सामने वो हरा धागा बांधा हुआ है ना, उसे लेकर जो कोई भी पहले आएगा वही विनर है। चैलेंज? चैलेंज।
ठीक है, इधर ही रहो, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ, कहते हुए वहाँ से निकल गया। चिंटू के निकलते ही अतुल आलोक से, रे वो पीपल के पेड़ के पास भूत होते हैं रे, और वैसे भी इसके साथ हम क्या मुकाबला करेंगे रे। उसमें इतनी हिम्मत कि हमारे साथ मुकाबले की सोच रहा है। क्यों? भूत सिर्फ हमारे लिए थोड़ी ही रहेगा, उसके पीछे भी तो आएंगे। हमारे पास भूत आया तो उन्हें इसे दे देंगे। तीनों ने मुकाबला शुरू किया। अतुल आलोक तेजी से चलाकर जा रहे थे तो चिंटू उनसे तेज गया। चिंटू ठीक पीपल के पेड़ के जरा सा करीब आते ही गाड़ी को स्लो किया। आलोक और अतुल पीपल के पेड़ तक जल्दी जल्दी चलाते हुए पेड़ के एकदम करीब जाकर रोके। गाड़ी से उतरकर अतुल, रे एक मिनट, वो तो जीतते हुए भी अपने गाड़ी को रोककर हमें आगे जाने दे रहा है, तो जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ रे, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ऊपर से डर भी लग रहा है रे अतुल, वो आए जब तक रुक जाएं क्या, कहते हुए चिंटू का इंतजार करने लगे। बहुत देर देखने पर भी चिंटू वहाँ नहीं आया। रे वो नहीं आएगा रे, हमें अटका दिया समझो, चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। हाँ रे, तुमने जो बोला था वो मुझे सुन लेना चाहिए था, छी बेकार में आ गए, चलो जल्दी चलते हैं, कहकर दोनों गाड़ी पर बैठकर स्टार्ट किए तो वो हिल नहीं रही थी। बहुत कोशिश करने पर भी वो स्टार्ट नहीं हुई। रे स्टार्ट नहीं हो रही है, बहुत डर लग रहा है रे। अतुल, तुमको मैंने पहले ही बताया था कि मुकाबला नहीं करते, मुझे भी बहुत डर लग रहा है रे, चलो ये यहाँ छोड़कर भाग जाते हैं, कहकर दोनों वहाँ से निकले। इतने में अंधेरा होने लगा। कू, कू, यूं आवाज आने लगी। वो आवाज सुनते ही अतुल और आलोक डर से कांपने लगे और धीरे धीरे चलते हुए कुछ दूर आए। वहीं गाड़ी रोककर उन्हें देख रहे चिंटू को देखते हुए अतुल आलोक ने देखा। तुम्हारे कार्स कहाँ है रे, क्यों ऐसे कांपते हुए चलते हुए आ रहे हो? तुम कुछ मत बात करो, तुम धोखेबाज हो, हमें भूतों के हवाले करने का प्लान किया था ना, कहते हुए डांटा। तुम्हें क्यों हवाले करूंगा रे, वे तो मेरे दोस्त हैं, तुम लोगों को खाने के लिए बोला हुआ था, वैसे तुम लोग यहाँ आ जाओगे ये मैंने नहीं सोचा। वैसे तुम्हें एक बात पता है, अभी वे तुम्हारे पीछे ही हैं। तब अतुल बहुत डर गया। प्लीज रे, प्लीज चिंटू, उन भूतों को बोलो ना कि हमें कुछ ना करे, तुम जो बोलोगे वो करूंगा रे चिंटू, प्लीज हेल्प मी। फिर ठीक है, तुम लोगों को अब से गुड बॉयज की तरह बनकर रहना होगा, गांव में किसी को सताओगे नहीं, कभी मारोगे नहीं ना। जरूर, गलती हो गई रे चिंटू, प्लीज। भूत चले जाओ, मेरे दोस्तों को कुछ मत करो, वे अच्छे इंसान में बदल गए हैं, कहकर चिंटू आलोक की तरफ देखकर, आओ मेरे कार में, मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ, और तीनों वहाँ से निकल गए। गरीब का मिनी जीप रिस्टोरेशन। बुंदेलखंड के गांव में एक गरीब मैकेनिक रहता था। उनका बेटे का नाम था मन्नू। मन्नू के स्कूल में अमीर बच्चे मिनी व्हीकल्स पर आते थे। उनको देखकर मन्नू, आहा, कितना अच्छा है ये व्हीकल्स, मुझे भी उनके जैसे चलाते हुए स्कूल आने का मन है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है। उस मैकेनिक शॉप के पास एक स्क्रैप दुकान भी रहता था। स्क्रैप इकट्ठा करके लोग उधर आकर बेचकर पैसे लेते थे। एक बार एक आदमी को डंप यार्ड के पास एक पुराना मिनी जीप मिला था। उसको लाकर वो स्क्रैप दुकान में बेचकर चला गया। एक बार मन्नू शेड में आकर, पिताजी परसों को मेरा बर्थडे है, याद है ना आपको, अगर मुझे मिनी व्हीकल नहीं खरीद कर देंगे तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ बस। अबे ओए, मार खाओगे अगर ऐसे बात करोगे तो, येड़ा कहीं का, कहकर उसके ऊपर हाथ उठाया। ये देखकर स्क्रैप दुकान वाला, अरे 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 रोको रोको, बच्चे पर हाथ उठाते हो, अरे ओ मुन्ना तुम घर जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए मिनी जीप क्यों नहीं खरीद कर देंगे, ये मैं देखता हूँ। तब वो बच्चा वापस घर चला गया। अरे क्या भाई तुम भी ऐसा बोल दिया, अब वो मेरा बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, अच्छा फंसा दिया है तुमने मुझे।
अरे तुम घबराओ नहीं मेरा दोस्त, इधर आओ, तुम्हें मैं एक चीज दिखाता हूँ। तब मैकेनिक जाकर देखा तो उधर उसे एक पुराना मिनी जीप दिखाई दिया। ये लो मिनी जीप, इसे तुम रिस्टोर करके तुम्हारे बेटे को नया है कहकर दे दो। बच्चों का ख्वाहिश पूरा करना कितना मुश्किल है, एक बाप होते हुए मुझे भी मालूम है। मुझे इसके लिए कुछ पैसे नहीं चाहिए, ये तुम्हारे बेटे के लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझो। मैकेनिक खुशी से उनसे हाथ मिलाया। बाद में वो मैकेनिक बहुत मेहनत करके उसे एक नया मिनी जीप जैसा बदल दिया। बर्थडे के दिन मन्नू उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वो भी अमीर बच्चों के साथ उसमें स्कूल जाना शुरू किया, दोस्तों को भी उस पर घुमाने लगा। एक दिन जब मन्नू जीप पर जा रहा था तो उनके सामने और एक जीप में कुछ लोग आकर मन्नू को देखकर जीप को तुरंत रोका। भैया भैया, ये तो हमारा जीप जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये इधर कैसा आया है? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस जीप को फॉलो करो। तब वो जीप उस मिनी जीप को फॉलो करने लगा। मिनी जीप घर आकर रुका तो उस जीप में वो लोग भी उतारकर गन्स निशाना लगाए। अरे बाप रे, कौन हो आप लोग? हमें कुछ मत कीजिए, आपको क्या चाहिए? ये जीप किसका है? मर्यादा से कहो, नहीं तो मारे जाओगे। ये जीप तो मेरे बर्थडे के लिए मेरे पिताजी ने खरीदा है। क्यों पापा, सही कहा ना? तब मैकेनिक जो भी हुआ उनको बताया। देखिए साहब, मैंने चोरी नहीं किया, बर्थडे के लिए इस जीप को मैंने रिस्टोर किया। ये आपका है तो लेके जाइए, लेकिन हमें कुछ मत कीजिए। तब नायक जीप पूरा ढूंढकर उसमें से एक छोटा सा पोटली को निकाला। उस पोटली में से हीरे बाहर निकाला, उनको वापस उस पोटली में डालकर, मैं एक माफिया डॉन हूँ, मेरा नाम छोटू दादा है, ये मेरा हीरो का पोटली है। मेरा काम वाला गलती से इस मिनी जीप को कचरा लॉरी में फेंक दिया है, इसका दाम करोड़ों में होता है पता है। बहुत दिन इसके लिए हम ढूंढ रहे थे, तुम्हारा ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आया है। ये मिनी जीप आपके बेटे को ही रखने दीजिए, तुमको जब भी मदद चाहिए तो मेरे पास आना। ये लो, ये 1 करोड़ लेकर खुशी से जियो, कहकर दिया। मन्नू और उनका परिवार उनको प्रणाम किए, वे लोग उधर से चले गए। उस दिन से मन्नू उस मिनी जीप में स्कूल जाते हुए खुशी से रहने लगा। मैजिकल बफेलो मोटर बाइक। फतेहपुर के गांव में वीर कहकर एक चोर रहता था। वीर जब भी चोरी करता था तो नटवर कहकर एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ा जाता था। एक दिन वीर 10 लाख रुपए चोरी करके भाग रहा था तो नटवर वीर को पकड़ने के लिए उनका पीछा पड़ा था। ए वीर, रुको, मर्यादा से हमारे हवाले हो जाओ। पुलिस को मस्का मार के तुम ज्यादा दूर नहीं भाग सकते हो। अगर अपने आप हवाले होगा तो सजा कम होगा। वो सुनकर वीर मन में, अरे बाप रे, अगर अब इसको पकड़ा गया तो मेरा काम खत्म, कहकर जोर से भागने लगा। फिर थोड़े दूर भागने के बाद बहुत थक गया। बाप रे, बहुत थक गया हूँ और ज्यादा दूर नहीं भाग सकता हूँ, सोचकर एक जगह पर रुक गया। वहां उसे एक गुफा दिखाई दिया। वीर उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो उसे उधर एक भैंस दिखाई दिया और उस भैंस को पैर के जगह पहिए लगाए हुए थे। वो भैंस वीर को देखकर, क्यों रे मानव, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे गुफा में आओगे? मर्यादा से बाहर जाओ। ये सुनकर वीर हैरान हो गया और मन में, अरे ये क्या, भैंस बात कर रही है और पैर के बदले पहिए हैं उनको? सोचकर भैंस से, भैंस जी, थोड़े देर के लिए मैं इधर छुप जाता हूँ, बाद में चला जाता हूँ। अगर तुम्हें इधर छुपना है तो मुझे थोड़े पैसे देना पड़ेगा। पैसे? आप उन पैसों से क्या करोगे जी? कहकर वीर उनके थैली से थोड़े पैसे निकालकर भैंस को दिया। वो देखकर वीर मन में, ये क्या अजूबा है, आज तक मैंने ऐसे होते हुए कहीं नहीं देखा। भैंस पैसा खाना क्या है और उनके पेट में पैसों का मशीन ऐसा घूमना, ये सब क्या है, सोच रहा था। और पैसे दिया तो और तेजी से चला जाता हूँ।
मुझे पुलिस पकड़े बिना इधर से तेजी से ले जा सकते हो क्या? ये तो छोटी सी बात है, अगर तुम पैसे देते जाओगे तो मैं तुम्हें तेजी से लेकर जाऊंगा। ठीक है भैंस जी। कहकर वीर भैंस के पीठ पर चढ़कर बैठ गया। तेजी से भागने लगा। पुलिस ऑफिसर वीर को देखकर, अरे रुको रे रुको, कितना देर तक भाग जाओगे? कहकर उनका पीछा पड़ा। भैंस थोड़ी देर जाकर रुक गया और पुलिस ऑफिसर उनका पीछा भागते हुए आने लगा। अरे ओ भैंस, मैं तो तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, भागो, क्यों रुक गए हो? पैसे काफी नहीं हुआ, ज्यादा दिया तो ही ले जाता हूँ, नहीं तो तुम्हारा रास्ता तुम्हारा और मेरा रास्ता मेरा। तब वीर पीछे देखा तो नटवर बहुत नजदीक आ रहा था। तब वीर कुछ नहीं कर पाया और उनके थैली में जो पैसे थे वो सारे पैसे भैंस को दे दिया। तब भैंस उन पैसों को निकलकर तेजी से भागना शुरू किया। वो देखकर नटवर, छह, मिस हो गया है। कुछ देर के बाद वो भैंस एक सुनसान जगह पर आकर रुक गया। वीर भैंस से नीचे उतरा। अरे मेरे सारे पैसे तो चले गए, अब पुलिस पकड़ लिया तो पैसे वापस नहीं दे सकता हूँ। कहकर रोने लगा। इतने में वो भैंस गोबर डाली थी और वो गोबर सोना के रूप में गिरा। वीर वो देखकर, अरे इतना सारा सोना। ले लो वीर, सब ले लो, जिंदगी को त्योहार जैसा मनाओ, अब से चोरियां छोड़कर बुद्धि से रहना। कहकर उधर से भैंस चला गया। लॉग ब्रिज ट्रैक्टर रेस्क्यू। चंदानगर नाम के गांव में कन्नाल लाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास उसके पिताजी का दिया हुआ पुराना खटारा ट्रैक्टर के अलावा और कुछ नहीं था। वो उस ट्रैक्टर के सहारे छोटे मोटे काम करते हुए अपने परिवार का गुजारा करता था और जब तब ट्रैक्टर खराब हो जाता और उसके रिपेयर के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते। उसे इस बात की बहुत चिंता थी। उस गांव के पास ही नदी के ऊपर एक बहुत पुराना पुल था। सबको यही चिंता थी कि पता नहीं कब वो टूट जाए। उस गांव का सरपंच का नाम था परमेश। वो बहुत बड़ा बेईमान था। गांव की सुविधाओं के लिए जो राशि सरकार देती वो सब यही हड़प जाता। उसे वो अपने घर के अंदर अलमारी में छुपा कर रखता था। गांव वालों ने उससे कई बार शिकायतें की पर ये अनसुनी कर गया। एक बार गांव वालों ने जाकर उसे उस पुल के बारे में बताया। परमेश, अरे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने सरकार से कई बार नया पुल बनाने के लिए कहा है, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे अपने जेब से पैसे डालकर बनाना होगा क्या? अब जाओ भाई, आगे सवेरे सवेरे परेशान करने। कहकर उन्हें भेज दिया। एक बार जोरों की तूफान और बाढ़ आ गई और गांव सारा डूब गया। वो पुल भी टूटकर नदी में बह गया। यूं लोगों की सब गाड़ियां सड़क पर रुक गईं। उस टूटे हुए पुल को देखकर बेबस होकर लोगों ने अपने सर पकड़ लिया। फिर सब मिलकर परमेश के पास गए और उससे पूछा, परमेश, अरे नया पुल बनाना कोई मजाक है क्या? पहले ये तहकीकात करना होगा कि वो पुल टूटा कैसे, फिर नए ब्रिज के लिए एस्टिमेट करना होगा, फिर नए पुल के लिए टेंडर मंगवाना होगा। भाई इसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक आप लोगों को रामपुर के रास्ते से ही जाना होगा। इसमें ज्यादा वक्त लगेगा पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जाइए आप सब। ये सुनकर कन्ना लाल को एक उपाय सूझा। वो तुरंत गया और नदी के ऊपर 2 बड़े बड़े लकड़ी डाला। बाद में गांव वालों को वहां बुलाकर, मेरे प्यारे गांव वालों, यदि हम परमेश के भरोसे रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए हम इस लॉग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने ट्रैक्टर पर आपकी गाड़ियों को उस पार ले जाऊंगा, फिर इस पार ले आऊंगा। आपका जितना जी चाहे उतना पैसा मुझे दें, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। अगर मेरा ट्रैक्टर पानी में बह गया तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो ट्रैक्टर बहुत पुराना है, पर मुझे यकीन है कि मैं आपकी गाड़ियों को बड़े ध्यान से उस पार ले जा सकता हूँ। अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा है तो आप अपने गाड़ियों को मेरे ट्रैक्टर में चढ़ाएं। आइए। ऐसा कहा।
इस तरह लोग अपने वाहनों को उसके ट्रैक्टर पर चढ़ाते और नदी के आर पार जाने लगे। उनके दिए पैसे लेकर कन्नालाल खुश हुआ। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन कलेक्टर की गाड़ी उस पुल के पास आई। कन्नालाल, कलेक्टर साहब नमस्ते, जरा रुकिए, मैं आपकी गाड़ी को नदी के पार करा देता हूँ। तभी एक कंक्रीट मिक्सर वहां पहुंचा। उसे एक बूढ़ा ड्राइवर चला रहा था। वो लॉक ब्रिज को देखकर परेशान हो गया और कन्नालाल से, हाय रे, अब मैं क्या करूं? जल्द से जल्द इस मिक्सर को नदी के पार पहुंचाना होगा। अगर सही वक्त पर नहीं पहुंचा तो सारा मिक्सर बर्बाद हो जाएगा। अब दूसरे रास्ते से जाने के लिए भी वक्त नहीं है। अब नुकसान की भरपाई मुझे करनी होगी। बेटा परमेश जी नदी के उस पार नया घर बना रहे हैं, मुझे ये वहाँ ले जाना होगा। कैसे जाऊँ बेटा? इसके अलावा और कोई रास्ता है क्या? बताना बेटा। तब कन्नालाल, अरे चाचा, परमेश बड़ा कमीना है। आप सही वक्त पर भी पहुंचे तब भी कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको फंसाएगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। कलेक्टर साहब ये बेचारा जल्दी में है, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? कलेक्टर, इट्स ओके कन्नालाल, यू कैरी ऑन। इस तरह कन्नालाल ने उस कंक्रीट मिक्सर को लॉक ब्रिज के ऊपर से ध्यान से ले जाकर नदी पार कराया। अगले दिन कलेक्टर और पुलिस परमेश के घर पहुंचे। कलेक्टर, मिस्टर परमेश, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। उन सब की सूचना कन्नालाल ने हमें दी है। चलो पुलिस स्टेशन में 4 थप्पड़ पड़ेंगे तो सब सच उगलोगे। इस तरह परमेश जेल चला गया। कई दिनों बाद कलेक्टर की मदद से उस नदी के ऊपर एक नया पुल बना और लोग खुश हुए। अंडरग्राउंड प्रिजन एस्केप। एक दिन रात को एक जेसीबी वैन एक बैंक के पास आई। उसमें से कालिया नाम का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल उतरा। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। उसको बातों में उलझाकर उसके चेहरे पर एक स्प्रे छिड़का तो सिक्योरिटी गार्ड गश खाकर गिर गया। बाद में वो जेसीबी से बैंक के पिछली दीवार को तोड़कर बैंक के अंदर गया। फिर वहां से बहुत सारे रुपयों को एक ट्रक में भरकर वहां से चला गया। बाद में उस ट्रक को एक डंपयार्ड में ले गया और उसको कूड़े से ढककर छिपा दिया। किसी को शक ना हो इसलिए वो साइकिल पर ही चेक पोस्ट पार करने पहुंचा। पर पुलिस को शक हुआ और उसे रोककर उससे पूछताछ करने लगे। वो ठीक से जवाब ना दे पाया तो उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पर एसआई अपने सामने पड़े फाइल और उसे बारी बारी देखते हुए, ओ माय गॉड, ये तो कालिया है, द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। मुझे शक है कि जो बैंक लूटा गया उसमें भी इसी का हाथ है। अपने स्टाइल से पूछताछ करो। बाद में पुलिस वालों ने उसका शर्ट उतारकर उसे एक कुर्सी से बांधकर लाठी बरसाने लगे। सर, मैं कालिया नहीं हूँ सर। सर, मेरा नाम मोहन है सर। आपसे कोई भूल हुई है सर। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज, कहकर चिल्लाने लगा। अरे तू कौन है, तेरी कहानी क्या है, सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू न केवल एक नामी चोर है बल्कि जेल से फरार होने में भी तू माहिर है। तुम कितनी बार जेल से फरार हो चुके हो उसका तो हिसाब ही नहीं है। इसलिए इस बार तुम्हारे लिए खास अंडरग्राउंड प्रिजन का बंदोबस्त किया है। वहाँ से तुम इस जन्म में तो नहीं भाग सकते। कांस्टेबल्स, इसे उस कैदखाने में ले जाके डाल दो। उस बूढ़े कांस्टेबल कन्हैया को वहाँ ना छोड़ना, उससे खतरा हो सकता है क्योंकि वो सनकी है। इस तरह कालिया अंडरग्राउंड जेल में कैद था। हर रोज पुलिस वाले आते, मारते। वो कहता रहता कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन कन्हैया नाम का बूढ़ा कांस्टेबल खाना लेकर वहां पहुंचा। वहां कालिया को मार रहे कांस्टेबल्स ने उसे देखकर, अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? साहब ने कहा था ना कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, जाओ जाओ यहाँ से। अरे साहब का दिमाग खराब है, तुम लोगों को क्या हुआ? वो कालिया नहीं है, कह रहा है ना। तुम मानते क्यों नहीं हो? फाइल में इसी का फोटो है, पर ये कालिया नहीं है क्योंकि मैंने कालिया को देखा है। एक बार मुझसे बचकर भाग चुका है।
ये खाना मैं उसे देने आया हूँ, तुम लोग जरा बाहर जाओ, ठीक है? कहकर कांस्टेबल्स बाहर चले गए। ये देखकर कालिया मन ही मन में खुश होकर नाटक करता हुआ, थैंक यू दरोगा जी, कम से कम आपने तो मेरा विश्वास किया कि मैं कालिया नहीं हूँ, शुक्रिया। अरे बस ये पुलिस वाले ऐसे ही हैं, किसी निर्दोष को पकड़कर उसे जबरदस्ती दोषी बना देते हैं। ये लो खाना खाओ, पता नहीं खाए हुए कितने दिन हो गए, खाओ खाओ कहकर उसे खाना दिया। खाना खाते हुए कालिया को कन्हैया के कमर पर लटक रही चाबियों का गुच्छा नजर आया। उसे एक उपाय सूझा। बाद में खाना खाकर प्लेट को वापस करते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़े नेक इंसान हैं, आप देखने में बहुत भोले भी हैं। वैसे ये क्या घटिया आइडिया है, जमीन के अंदर जेल क्यों बनाया? ऊपर देखिए कैसे पानी रीस रहा है, कहकर ऊपर दिखाया। कन्हैया ऊपर देखने लगा तो कालिया ने उसके चाबियों को गुच्छे को चुरा लिया। बाद में कन्हैया वहां से चला गया। उस रात को वो ताला खोलकर बाहर आया, फिर सीढ़ी चढ़कर दरवाजा खोला तो वो पुलिस स्टेशन के बीचों बीच में खड़ा था। वहां नजर दौड़ाया तो कुछ कांस्टेबल्स खर्राटे मारकर सोते हुए नजर आए। वो वहां से चुपचाप बचकर चला गया। बाद में वो सीधा डंपयार्ड पहुंचा। कूड़े को हटाया तो ट्रक नजर आई। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं बाहर आ जाऊंगा। थैंक यू बुढ़े कांस्टेबल, आई लव यू। 100 करोड़ रुपए, इन पैसों से मैं विदेश जाकर सेटल हो जाऊंगा। कहकर खुशी से नाचने लगा। वो यूं ट्रक में बैठकर ट्रक को स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। तब उसका रास्ता रोककर पुलिस जीप और कुछ पुलिस वाले खड़े थे। उन्हें देखकर कालिया दंग रह गया। कन्हैया को एसपी यूनिफॉर्म में देखकर वो और भी चौंक गया। क्यों, तुमने मुझे एक बूढ़ा कांस्टेबल और एकदम भोला इंसान समझा था ना? यू आर रॉन्ग, आई एम एसपी कन्हैया। ये सारा नाटक मेरा ही रचाया हुआ है। ये जानकर कि तुम जेल से फरार होकर सीधा यहीं आओगे, हमने ये सारा प्लान किया था। क्यों, है ना नहले पे दहला? बस कालिया बेहोश होकर गिर गया। 100 डेज बिल्ड हाउस। चित्रंगपुर नाम के गांव में बाजवा और वसुंधरा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका बेटा था दिलीप। बाजवा बहुत अच्छा आदमी था। किसी को कोई मुसीबत होती तो वो उनके साथ खड़ा रहकर उनकी मदद करता, और इस काम के लिए वो अपने दोस्त प्यारेलाल नाम के साहूकार के पास अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर उधार लेता था। कुछ दिनों बाद सेहत खराब हो जाने के कारण बाजवा की मौत हो गई। उसके कुछ दिनों बाद ही प्यारेलाल गांव के कुछ लोगों को लेकर वसुंधरा के पास आया। बहन जी, आपको कहते हुए दुख तो होता है, पर कहना पड़ रहा है। बाजवा ने गांव वालों की मदद करने के लिए अपनी सारी संपत्ति को मेरे पास गिरवी रखा था। मूलधन और ब्याज मिलाकर बहुत कर्जा बढ़ गया है। आप जिस घर में रह रहे हो और आपकी सारी संपत्ति अब मेरी है, आपको देखकर मेरा दिल पसीज रहा है। पर भाई साहब, वो तो कह रहे थे कि सिर्फ विश्वास के लिए उन्होंने आपके पास कागज रखे थे, और वैसे भी उन्होंने कई बार मेरे सामने बहुत सारे पैसे दिए थे आपको। वो तो साल में 4 घर बनाते थे, आपके पास इतना उधार क्यों करते? तब प्यारेलाल अपने साथ आए हुए लोगों से, देखा आप सबने, अब जब कर्जा लेने वाला ही नहीं रहा तो ये बहन जी कैसे मुकर रही हैं? कहती हैं कि साल में 4 घर बनाता था। अरे प्यारे मामा, ये सारा गांव जानता है कि आप कैसे आदमी हो। और दूसरी बात, अपनी चोरी को छिपाने के लिए मेरे पिताजी को बदनाम ना करो। अरे देखा आप लोगों ने, ये कितना झूठ बोल रहे हैं। अब जब पैसे देने की बात आई तो कैसे मुकरते हुए लड़ रहे हैं। और ठीक है बेटे, तुम कहते हो तुम्हारे पिताजी बहुत बढ़िया कारीगर थे और साल में 4 घर बनाते थे। अरे मान लिया, अब तुम भी तो उनके साथ काम करते थे। मैं तुम्हें 100 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने इन 100 दिनों में एक घर बनाकर दिखाया तो मैं तुमसे 1 पैसा भी नहीं लूंगा। अगर तुम ये कर नहीं पाए तो तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी, और तुम दोनों को गाँव छोड़कर जाना होगा। बोलो, मंजूर है? तब दिलीप उस शर्त के लिए मान गया। तब सब गांव वाले वहां से चले गए। अगले दिन दिलीप ने अपने पास काम कर रहे मजदूरों को बुलाकर उसकी मदद करने के लिए कहा।
तब उन सब ने कहा कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। उनकी ये बात सुनकर दिलीप घर में बैठा दुखी हो रहा था कि तभी वसुंधरा अपने बेटे से, देखो बेटे, हमने लोगों की मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग हमारी मदद करेंगे, और मैं तुम्हें यूं दुखी होते हुए नहीं देख सकती। उस प्यारे ने ही इन मजदूरों को रोका होगा, इसीलिए चलो हम दूसरे गांव चले जाते हैं। क्या कहती हो माँ? अगर हम ये गांव छोड़कर चले गए तो इसका मतलब ये है कि पिताजी हार गए, और लगता है कि आपको ये डर है कि अगर हम घर बनाएं तो हमारा कुछ बिगाड़ेगा। इसीलिए मेरे पास एक और प्लान है। मैं अपने घर के पीछे ही किसी को पता ना चले ऐसा एक अंडरग्राउंड घर बनाऊंगा। अगले दिन से दिलीप अपने घर के पीछे जमीन को खोदते हुए एक अंडरग्राउंड घर बनाना शुरू किया। उसकी माँ वसुंधरा भी उसकी मदद करने लगी। यूं दोनों ने खूब मेहनत करके 100 दिनों में एक स्विमिंग पूल के साथ बहुत आलीशान घर अंडरग्राउंड में बनाया। उस घर को देखकर वसुंधरा ने अपने बेटे की खूब प्रशंसा की। यूं जब 100 दिन बीत गए तो प्यारे गांव वालों के साथ वसुंधरा के घर आया। देखा गांव वालों, इसकी बातें कितनी झूठी निकली। अरे घर की बात तो छोड़ो, कम से कम एक ईंट भी उठा कर नहीं रखा इसने। ये है इनकी काबिलियत, इसकी और इसके पिताजी दोनों की। देखो प्यारे, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहो। अगर मेरे पिताजी के बारे में अनाप शनाप कहा तो मैं चुपचाप नहीं रहने वाला। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? यही ना कि मैं 100 दिन के अंदर घर बनाकर दिखाऊं? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कहकर गांव वालों को ले जाकर उसने जो घर बनाया था वो दिखाया। ये देखकर सब गांव वाले हैरान रह गए। वो घर इतना आलीशान था कि सब अंदर जाकर उसे बड़े प्यार से देखने लगे। फिर सबने आकर दिलीप की खूब प्रशंसा की। क्यों प्यारे, घर देखा ना कैसे बनाया? अब अगर बेटे ने इतना बढ़िया घर बनाया तो सोचो इसके बाप ने कैसे बनाया होगा। ये बात हम समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि बाजवा कितना अच्छा आदमी था। चुपचाप इनके कागजात इन्हें लौटा दो, वरना हमारे हाथों खूब पिटोगे। तब प्यारे ने घबराकर दौड़कर अपने घर जाकर उनके सारे जमीन के कागजात ले आया और उन्हें लौटा दी। फिर कभी उसने दिलीप से पंगा नहीं लिया।